चलो बेटा, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था एक नया, जिसका नाम था फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और आप लोग एक बार बेटा जल्दी से उसको रिवाइज करो, फोटोसिंथेसिस को। इसके बाद हम लोग अगले बढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग पढ़ाई करते रहो मेहनत से। आपका टेस्ट अब कल देखो, ये मीटिंग हुई है, हर संडे को टेस्ट होगा आपका। सैटरडे संडे को, मतलब जब भी होगा सैटरडे संडे को, लेकिन हर सैटरडे संडे को होगा। ऐसा बनाया जा रहा है प्लान कि हो जाए ऐसा, तो बच्चों के साथ सही रहेगा। आप लोग बहुत सारे टेस्ट दे दोगे, और मुझे लग रहा है कि टेस्ट को आप लोग बहुत संभाल के रखो जो टेस्ट हो रहे हैं आपके। और दूसरा बेटा, टेस्ट को घर पे जाके वो जरूर करो जाके कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, क्यों हुआ है। बस इतना करते रहना, इतना करते रहना। मैं गारंटी कर रहा हूँ आपके नीट के सारे क्वेश्चन टेस्टों से ही मिल जाएंगे, क्योंकि वहां कुछ अलग नहीं आता है, यही सारे क्वेश्चन आते हैं। बस आप लोग वही है कि 100 क्वेश्चन लगा दो हर कोई चैप्टर के, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग को फायदा हो जाएगा काफी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग मेहनत करते रहो, और बकाया हम देख रहे हैं कहाँ सुधार हो सकता है। ऑनलाइन क्लास का भी आपको लगेगा, एक शेड्यूल बन जाएगा। जिस टीचर को लेना है उसको लेना ही पड़ेगी, चाहे शादी हो चाहे बारात हो। ये भी कर, और ये बेटा इसका सब एक्स्ट्रा कर रहे हैं इस चक्कर से कि बच्चे थोड़े से पढ़ाई में मन लगाने लगे। बस इसमें हमारा कोई फायदा नहीं, हमारा तो यही फायदा है खाली बस। तो ऑनलाइन क्लास का भी डेली रहेगा, ठीक है। और उसका शेड्यूल बनेगा, जैसे इसका आता है वैसे उसका आएगा, कि आप लोगों को क्या नहीं, इसका हमें तो पता लगता है, हम उसी के बारे में तो पढ़ा रहे हैं। तो तुम्हें पता लग तो गया, फिर आप बैटरी चल रही है तो थोड़ी देर चल रहा है। चलो अब ऐसा करेंगे, अब की मीटिंग होगी उसमें यही बात करेंगे, बच्चों को शेड्यूल डालना चाहिए जिससे बच्चे तुरंत तैयार होके आए, ठीक है। ठीक। और सेकंड क्या है बेटा, आप लोग, मेरा मतलब यह है कि आप लोग लगातार क्वेश्चन लगाते रहो, बोलो मत बेटा। क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आप लोग समझ नहीं पाओगे कि कहाँ पे, यानी कि कितना कैसा क्या चल रहा है, ठीक है। आपको क्या होगा, आप लोगों को क्वेश्चन तो लगाना पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा नीट में, ठीक है। तो एक बार जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करो, और मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगा अभी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों। एक बार कर लो रिवाइज बेटा, तब तक बच्चे आ रहे हैं, हमको स्टार्ट करना है। आप लोग रिवाइज कर लो एक बार। जिस भी बच्चे को डाउट हुआ करे तो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। मैं वो समझाने के लिए आंसर राजी रहता हूँ। बस अभी जैसे चल रहा है तो अभी चलने तो जैसे टाइम मिलेगा मैं करूँ, ठीक है। एवरेशन के लिए क्या नहीं है, वो भी करवाई चुना है, वो तो करवाएंगे। अच्छा मैं अगले अभी इसी के साथ देखो, ये डायरेक्ट से क्या करता है, तो ये कौन सी होगी, C4 एचएन सेलेक्ट बात होगी, और इसके बाद ये तो हम पढ़ाएंगे, वो तो कल मैंने एक और भी बताया था आपको भाई कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। मगर आपको मेहनत करते रहो अच्छे से और पढ़ाई करते रहो बेटा।
चलो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। उसको सही बच्चों किताब निकाल लो और एक बार देखते हैं हम लोग। मैंने कल आपको बताया था जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है वो हुआ है फोटोसिंथेसिस। क्या हुआ है बेटा? फोटोसिंथेसिस का सिंपल सा मतलब होता है, ये वाला सही है क्या, वाला सही है? ब्लैक कर दें? अच्छा नहीं लगता, सही है, ये वाला सही लग रहा है, ये सही है, ये भी सही लग रहा है ना, बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैक है, ये तो ऐसा लगता है बंद हो गया। चलो ठीक है, चलो ठीक है, पूरा कर दिया है। हम लोगों ने स्टार्ट किया वो क्या किया, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस का सिंपल सा मतलब होता है जब कोई प्लांट क्या करता है, अपना खाना बनाए खुद से, यानी कि ग्लूकोज बनाए, ठीक है। और ऐसे जो भी प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। मैंने कहा था कि पूरा जो फूड चेन है या कोई भी लिविंग है जो हेटरोट्रॉफिक होता है, मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, वो हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर रहेगा, प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा बेटा? प्लांट्स के ऊपर। तो मैंने कहा था जो फोटोसिंथेसिस होता है बेसिकली उसमें लाइट डायरेक्शन होता है, एक क्या होता है, डार्क डायरेक्शन। अभी हालांकि पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है, लेकिन पहले मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। मैंने आप लोगों को कल एक्सपेरिमेंट भी बताए थे। ऐसा था साइंटिस्ट का मानना, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप प्लांट को देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई भी प्लांट है मान लिया वो मिट्टी से ही न्यूट्रिशन लेता होगा, ऐसा हर किसी को लगेगा, क्योंकि मिट्टी में वो भाई ग्रो करते हैं, तो हर किसी को लगा था कि ये मिट्टी से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हल्के हल्के एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे हम लोगों ने कल देखा, जैसे एक एक्सपेरिमेंट देखा हम लोगों ने कि अगर हम कोई ब्लैक पेपर से कोई लीफ को कवर कर दे, सही है, तो वहां पे स्टार्च नहीं मिलेगा, और जहां पे जो कवर पार्ट नहीं है वहां पे स्टार्च मिलेगा। इसका मतलब हमें ये पता लगा कि जहां यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है, लाइट नेसेसरी है बहुत ज्यादा, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। वो उसके बाद हमने देखा कि एक लीफ था, उसको हमने KOH देखा था, टेस्ट ट्यूब में KOH रख के और उसके पास रखा, और दूसरा लीफ बाहर रखा एटमॉस्फेयर में। तो KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका मतलब उस वाले जो लीफ थी जो टेस्ट ट्यूब में थी वो मिला हमें स्टार्च नेगेटिव, और जो बाहर था लीफ वो कैसा मिला, स्टार्च पॉजिटिव। इसका मतलब हमें ये पता लगा कि कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की भी क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, जैसे एक आए साइंटिस्ट प्रिस्टले, सही है, उन्होंने कहा कि प्लांट को सरवाइव करने के लिए एटमॉस्फेयर यानी कि एयर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उन्होंने अपने एटमॉस्फेयर, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बेल जार लिया और बेल जार में क्या किया, एक कैंडल को रखा और एक किसको रखा, चूहे को। और उन्होंने रखा चूहे को, कैंडल को रखा, तो उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद चूहा भी मर गया और कैंडल भी क्या हो गई, बुझ गई। वहां पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर था वो गंदा हो गया, उसको साफ करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसके बाद एक मिंट का प्लांट रख दिया, और मिंट का प्लांट आपको पता है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, O2 रिलीज करेगा, और चूहा क्या करेगा, O2 को ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और CO2 को रिलीज कर देगा। और मोमबत्ती भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी और CO2 को बाहर निकालेगी। तो लगभग दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा था। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर को साफ करते हैं वो कौन होते हैं, प्लांट्स। कौन होते हैं, प्लांट्स, ये उन्होंने बताया था। और उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे एक्सपेरिमेंट होते रहे। एक आए साइंटिस्ट इंजन हॉज, इंजन हॉज ने ये बताया, हाँ हेलो, इंजन हॉज ने ये बताया कि कहीं ना कहीं जो ये बेल जार है, जो एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो, ये अंधेरे में नहीं होगा, ये किसमें होगा, लाइट में। यानी कि उन्होंने उसी सेटअप को, प्रिस्टले के सेटअप को, हालांकि उसके बाद प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी की थी, ठीक है, ऑक्सीजन की। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लोग रिसीव करते हैं और प्लांट क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं, सही है, और हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं उसको। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए इंजन हॉज, उन्होंने उसी सेटअप को प्रिस्टले के एक बार डार्क में रखा, एक बार कहाँ रखा, लाइट में रखा, और उन्हें पता लगा कि कहीं ना कहीं बेटा ये जो हो रहा है फोटोसिंथेसिस, या फिर जो एटमॉस्फेयर साफ रह रहा है वो कहाँ रह रहा है, लाइट में, ना कि डार्क में। इससे हमें पता लगा कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके लिए नेसेसरी होती है लाइट। समझ गए आप लोग? तो हमें लाइट का पता लग गया, हमें CO2 का पता लग गया, और हमें किसका पता लग गया बेटा, ए यानी कि बोल सकता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद एक उन्हीं साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्वेटिक प्लांट लिया और उसको पानी के अंदर रखा, और वहां पे अगर फोटोसिंथेसिस हो रही थी
तो आपने देखा होगा एयर के बबल्स निकल रहे थे, क्या निकल रहे थे, एयर बबल्स निकल रहे थे, जिसने उन्होंने बताया कि प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और वो बबल थे वो किसके थे, ऑक्सीजन के थे। ये हमने देख लिया था कल। और इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे TW एंगलमैन, कौन आए थे, उन्होंने एक क्लेडोफोरा लिया जिसको ग्रीन एनर्जी होता है, और उन्होंने जो लाइट होती है उसको प्रिज्म से गुजारा, प्रिज्म जो होता है उससे लाइट को गुजारा। तो आपको बताया बेटा जो लाइट होती है वो 7 कलर की लाइट में क्या रहती है, डिवाइड रहती है, सही है। जिसमें तुम्हारा आपको पता होगा बेबग्योर हम लोग पढ़ते थे, और पहले जो हिंदी में पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे, बैजानी अपी नाला, कुछ पढ़ते थे बयानी अपी नाला ना, ये सब देखते थे। यानी कि बेबग्योर मुझे पता है जो, तो बेबग्योर से हम लोग देखते थे कि 7 कलर की लाइट में क्या रहती है, लाइट डिवाइड हो जाती है, जिसमें तुम्हारा ब्लू रीजन बेसिकली होता है ग्रीन और रेड। देखो एक क्या होता है, देखो बेटा जैसे मैं बोल सकता हूँ कि लाइट का एक लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ होती है, कितने एनएम की वेवलेंथ की लाइट है, ठीक है। तो मैंने कहा था 400 से लेके और बेसिकली 700, कहां तक बेटा, 700 एनएम की लाइट होती है, जिसको हमारा जो फोटो पिगमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सही है। आपको अगर पता हो तो आपको पता होगा 680 एनएम की और 700 एनएम की लाइट पे हम लोग बोलेंगे पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। जैसे आपको पता होगा पीएस फर्स्ट जो होता है, अभी बताऊंगा इसके बारे में, फोटो सिस्टम होता है वो एब्जॉर्ब करता है 700 एनएम तक की लाइट को, और पीएस सेकंड कितनी करता है, 680। और बेटा ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, तो नीट में बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल से बिल्कुल आते हैं। जैसे आपको एक बात मैं 1000 फेरा बताऊंगा कि पीएस जो फर्स्ट होता है वो करता है 700 एनएम की लाइट को एब्जॉर्ब, और पीएस सेकंड जो होता है वो कितना करता है, 680 एनएम की लाइट को। देखिए हम ये बात करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना TW एंगलमैन से उनका एक्सपेरिमेंट ये था, यहाँ देखो उनका एक्सपेरिमेंट ये था बेटा, उन्होंने एक क्लेडोफोरा को लिया, किसको लिया, और ये क्या होता है, ग्रीन एल्गी, क्या होता है, ग्रीन एल्गी होता है, और उन्होंने प्रिज्म से लाइट को गुजारा। तो आपको बताया लाइट जो होगी बेसिकली 7 कलर में चेंज हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव गियोर, ये तो बोलते हैं। ये वाला होता है रेड रीजन, ये ग्रीन हो गया, और ये क्या होता है ब्लू रीजन। तो मैंने देखा 400, अगर मैं डिवाइड करूंगा एनएम की लाइट में 400 फिर 500 फिर 600 और फिर 700, मैं सोचता हूँ 400 से 500 वाला होता है ब्लू रीजन, सही है, ये होता है ग्रीन रीजन, और ये कौन सा होता है बेटा, रेड लाइट। ये एनएम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अभी फिर से बताएंगे हम ये बात। तो मैंने देखा कि वहां पे क्या किया इन्होंने, एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। तो आप लोग बताओ बेटा सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम बैक्टीरिया थे ग्रो कर रहे थे वो कौन से रीजन कर रहे थे, रेड और ब्लू, सही है। लेकिन अगर आपसे रेड और ब्लू में भी पूछे तो आप क्या बताओगे, रेड में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ सबसे ज्यादा बैक्टीरिया थे, और ब्लू वाले रीजन में थोड़े कम थे, और यहाँ पे सबसे कम थे। ये देखा था हम लोगों ने, सही है। इससे पता लगा हमें कि कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन से रीजन में होता है, रेड और ब्लू, सही है। और वैसे होता है रेड, उसके बाद थोड़ा कम ब्लू, उसके बाद सबसे कम ग्रीन रीजन में। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था TW एंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट देख लिया हम लोगों ने प्रेस्ले का देख लिया। उन्होंने क्या किया था, हम लोगों ने इंजन हॉर्स ने क्या बताया वो देख लिया। उससे पहले आप लोगों ने देखा ब्लैक पेपर और KOH की प्रेजेंस में हमने एक्सपेरिमेंट किए। ये सारे एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं हमें कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल ए होना चाहिए, मतलब क्लोरोफिल होना चाहिए, फोटोपिगमेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सनलाइट, और दूसरा क्या बेटा, वाटर। इन सब की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट यानी कि मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ही बोलते हैं, बॉर्न-नील इक्वेशन। इन्होंने ये बताया था कि बेसिकली जो हम लोग सोचते हैं कि CO2 से O2 बनता है, तो ये गलत सोचते हैं, ठीक है। मैंने कल आपको ये बताया भी था, मैंने ये कहा था बेटा कि हमेशा क्या होता है, मैंने कहा था CO2 का क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है बेटा, CO2 का होता है रिडक्शन, और बनता क्या है, ग्लूकोज। क्या बनता है, और हमेशा जो वाटर होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे क्या बनता है, ऑक्सीजन। यानी कि आपको पता होना चाहिए वाटर की स्प्लिटिंग होती है, क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, तो यहाँ पे क्या बनता है, ऑक्सीजन, और वो भी लाइट रिएक्शन में बनता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन तब बताऊंगा, ठीक है। और नॉन साइक्लिक में ये नहीं बनता है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और वो CO2 जो फिक्सेशन होता है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। तो मैं ओवरऑल तुम्हारा एक बार सुना दे रहा हूँ पूरा, क्या कर गया
भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका का विकास क्या सीखा है बताओ। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है पढ़ना। ये पढ़ा दूं बताओ क्यों बेटा। चलो हम लोग एक बार पूरा चार्ट देख लेते हैं फिर से, उसके बाद हम लोग उसी टॉपिक पे आते हैं जहाँ से कल पढ़ रहे थे, ठीक है। एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ये देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो होती है लाइट डायरेक्शन, क्या होती है, लाइट डायरेक्शन होती है, ठीक है, और एक होती है डार्क डायरेक्शन। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कंप्लीट जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें दो टाइप की डायरेक्शन होती है, एक होगा लाइट और एक होगा डार्क, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ लाइट डायरेक्शन जो होता है, कौन सा डायरेक्शन होता है, लाइट डायरेक्शन। बोलो मत बेटा, लाइट डायरेक्शन में क्या होता है, सनलाइट आती है, क्या आती है बेटा, बोल क्यों रहे हो आप, बोलो मत। सनलाइट आती है तो आपको होता है सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, लाइट डायरेक्शन, क्या होता है। और मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमें चाहिए क्लोरोफिल ए और साथ में क्या चाहिए बेटा, H2O, वाटर चाहिए। ये तीन चीजें चाहिए हमें लाइट डायरेक्शन के लिए, यानी कि वाटर, क्लोरोफिल ए और क्या चाहिए, सनलाइट। ये तीन चीजें प्रेजेंस होंगी तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे दो टाइप की डायरेक्शन होती है लाइट डायरेक्शन में। एक होती है साइक्लिक, कौन सी होती है, इसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एक को बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या बोलेंगे बेटा, और एक को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक को बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो लाइट डायरेक्शन में दो टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जो साइक्लिक होता है कौन सा होता है, वहां पे वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, नॉन साइक्लिक में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो जब यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है, सही है, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में, समझ गए आप लोग। और बेटा यहाँ से जो बनते हैं, आप लोगों को मैं दोनों का साथ साथ लिखवा दे रहा हूँ। साइक्लिक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बनते हैं एटीपी, क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं ओनली। बेटा ये समझ लो एक बार, तब आपको चैप्टर पढ़ते हुए मजा आएगा। यहाँ पे क्या बनेंगे, ओनली एटीपी, और यहाँ पे नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपीएस दोनों बनते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये पता है बेटा एटीपी और एनएडीपीएस में क्या डिफरेंस होता है, एनएडीपीएस एक करेंसी मॉलिक्यूल होता है बेसिकली, एनएडीपीएस के अंदर 3 एटीपी होते हैं जो ईटीएस में जाकर क्या होते हैं, मिलते हैं हमें, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएस दोनों बनते हैं, समझ गए आप लोग। और यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ मैं, अब ये क्या बन गया, एनर्जी बन गई, क्या बन गई। जब तक लाइट डायरेक्शन नहीं होगी तब तक डार्क डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाले एटीपी और एनएडीपीएस अगर सेलुलर रीड में आ जाते तो क्या मैं क्लोरोप्लास्ट को ये नहीं बोल सकता था पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो ये होता है, खाली एटीपी तो बनते हैं और एनएडीपीएस बनते हैं, कुछ नया तो नहीं बनता है ना। लेकिन वहां पे हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एटीपी एनएडीपीएस हम अपनी रोज की जो काम करते हैं उसमें खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ के जो एटीपी और एनएडीपीएस हैं ये खाली खर्च होते हैं किसमें, डार्क डायरेक्शन में। किसमें होते हैं, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और कौन सा ऑर्गेनेल्स होता है जिसके अंदर एटीपी बनते हैं, तो आप बोल सकते हो क्या, क्लोरोप्लास्ट की लाइट डायरेक्शन से, ठीक है। अब आप लोग देखो बेटा यहाँ पे, अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, ये लाइट डायरेक्शन हो गया, अब इसके प्रोडक्ट जो होंगे, सही है, उनसे होगा बेटा कौन सा रिएक्शन, डार्क डायरेक्शन। और डार्क डायरेक्शन डिपेंडेंट करता है लाइट डायरेक्शन के प्रोडक्ट पे, समझ गए। और जो डार्क डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा में, और लाइट डायरेक्शन कहाँ होता है, थायरॉइड पे, जहाँ फोटो सिस्टम होते हैं। अब सुनाई, बोलो मत बेटा भी, डार्क डायरेक्शन जो होता है उसको हम बोल सकते हैं कि वहां पे होता है CO2 फिक्सेशन, क्या होता है, जो मैं बोलूंगा कि धरती पे 3 टाइप के प्लांट होते हैं, 3 टाइप की साइकिल होती है, एक होती है C3 साइकिल, दूसरी होती है C4 साइकिल और तीसरी होती है कैम्प साइकिल। हम ऐसे बोल सकते हैं डार्क डायरेक्शन जो होता है वो 3 टाइप से हो सकता है, ठीक है। एक होता है बेटा कौन सा साइकिल,
C3 साइकिल, इसको हम लोग वैसे पता है क्या नाम है, इसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं? एक क्रेब साइकिल भी होती है, ध्यान रखना, वो रेस्पिरेशन में होती है। हाँ, और C4 साइकिल जो होती है इन्हें बोलते हैं हैच एंड सिलेक्ट पाथवे। विजय देख लो बेटा। और इसके बाद एक कौन सा होता है? कैम पाथवे। यानी कि अगर सीधे जो CO2 फिक्सेशन करेंगे प्लांट, वो तीन ही टाइप से कर सकते हैं, या तो C3 साइकिल होगी उनके अंदर, या होगी C4 साइकिल, या होगी कैम साइकिल। और यहाँ पे प्लांट क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे करते हैं CO2 फिक्सेशन। समझ गए आप लोग? जो हम लोग CO2 छोड़ते हैं, प्लांट रिसीव करते हैं, वो करते हैं इसीलिए कि ग्लूकोज बना सकें। और इन तीन साइकिलों के द्वारा क्या बनता है? प्लांट का खाना जिसे बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज। तो ऐसे करके प्लांट का ग्लूकोज बनता है, और जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रक्टोज फॉर्म में, और स्टोर होता है स्टार्च फॉर्म में। तो ये प्लांट क्या करते हैं? स्टोर करते हैं किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ये तुम्हारा पूरा फोटोसिंथेसिस है। हम लोग क्या क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक पढ़ना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक पढ़ना है C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल। यानी कि मैं बोल सकता हूँ C3 साइकिल का मतलब केल्विन साइकिल, C4 का मतलब हैच एंड सिलेक्ट पाथवे, और कैम पाथवे का मतलब जो बेसिकली उनमें होता है, जैसे ओपनसिया वगैरह होते हैं, नामसनी वगैरह, उनमें होता है जीरो फाइटिंग प्लांट होते हैं जो। ठीक है, तो बेटा आप लोग पहले बताओ, ये इतना कहानी समझ गए सब लोग? कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा ये चीजें? लिखो। क्या कौन सी? क्या ये हट जाएगा क्या? अभी रुको एक मिनट, इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करूँ तो हट जाएगा क्या? देखो करके ये रहेगा। चलो बाद में देखेंगे, अभी हैं? रुक जाओ, पहले कर लेने दो। अच्छा, वैसे तो मुझे सही करना लगता है, व्हाइट लगता है इसका, नहीं लगता है? पानी ठीक है? पानी कौन देगा? रहेगा बेटा, बातें मत करो, बोलो मत करिए। बोलो मत बेटा, बोलो कौन रहा है? हो गया सर, सीखने वाले लिख लिया? आप लिखने बैठे जब आपने पानी दिया था। और आप लोग मेहनत करते रहो बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा? सभी बच्चे पढ़ाई करो अच्छे से। कौन? बोलो मत बेटा।
ऐसे लगूंगा क्लास को थोड़ा चलने दो। पिक्चर बाकी है, मजा आता है, अच्छी लगती है। कह रहे सलाम उदास बहुत हो। चलो ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो। आज बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ आपसे। आज बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ ना आपसे। आज वैसे वो बना के थोड़ा चलेगा। कर लिया ना, पूरी पूरी बनना। सब पूरी खाने से बातें कर रहे हो? ये नहीं है कि इस टाइम पर रिवाइज कर ले, मतलब ये किसी को मतलब नहीं है बेटा, ये बातों को फिर नहीं लगता है, पढ़ाना पड़ना चाहिए आप लोगों को। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों को? हाँ सर, नेक्स्ट ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि फोटोसिंथेसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे हमें ओनली 5 साइकिल्स पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें हमें सुनो बोलो मत, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, उसमें हमें डिफरेंस पता हो। दूसरा हमें C3 और C4 साइकिल में डिफरेंस पता हो, और कैम साइकिल में। बस यही तो है फोटोसिंथेसिस में, और क्या है। यानी कि हम यहाँ पे समझ जाएंगे, आप लोग ये तो समझ गए कि साइक्लिक जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है। डार्क रिएक्शन में ओनली CO2 फिक्सेशन होता है, जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और वहां पे डार्क रिएक्शन कितने टाइप से होती है, 3 टाइप से होती है, जिसमें तुम्हारा C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल होता है। और लाइट रिएक्शन होती है, उसमें 2 टाइप का फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है। अच्छा ये लिखा है फोटो फॉस्फोराइलेशन, इसका सिंपल सा मतलब होता है ATP का फॉर्मेशन होना, उसी को तो बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। एक होता है साइक्लिक टाइप का, एक होता है नॉन साइक्लिक टाइप का। तो हम लोगों ने अभी तक किसके बारे में पढ़ लिया बेटा, मैंने कल आपको खाली एक्सपेरिमेंट बताए थे, ठीक है। आज हम लोग उससे अगले बढ़ते हैं, ठीक है। तो हटा दूं ये, ठीक है। हाँ तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने सब पढ़ लिया, यहाँ तक किसी की जरूरत तो नहीं है अभी। जैसे मैंने पहले आपको लोग बताया था कि यहाँ पे हम लोगों ने लीफ लिया था और ब्लैक पेपर लगाया था ना, तो हमने देखा कि स्टार्च हमें जहाँ ब्लैक पेपर था वहाँ नहीं मिला, और जहाँ पे नहीं था वहाँ मिला। वेरी ग्रेट, हमने लीफ ली थी, ठीक है। हर एक देखो NCERT की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हर एक लाइन को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी आपका लाइन छूटे नहीं चाहिए। दूसरा देखो, हम लोगों ने देखा था कि KOH जो होता है, KOH वो क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर उस टेस्ट ट्यूब में क्या था, लीफ था, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, वो मिला हमें क्या, स्टार्च नेगेटिव। और जहां पे KOH नहीं था, जो एटमॉस्फेयर में लीफ थी, वो कैसा मिला हमें, स्टार्च पॉजिटिव। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि CO2 की प्रेजेंस होना चाहिए, तब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। और अगर CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दूसरा, यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, जैसे प्रिस्टलिन ने 1770 में ये कहा था कि यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ग्रीन प्लांट को सर्वाइव मतलब होता है कि अपने आप को रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एयर की। उन्होंने उस टाइम ना ऑक्सीजन की बात करी थी और ना ही CO2 की बात की थी। उसके बाद इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें बेटा बोलो मतलब, यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे इन्होंने मोमबत्ती लिया था और चूहा लिया था, दोनों मर गए थे यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने बताया क्या, अरे मोमबत्ती बुझना मतलब मर ही जाना हो गया, और चूहा मर गया था, ठीक है, दिख नहीं रहा था हम लोगों को। इसके बाद देखो, यहाँ बोल सकता हूँ कि इसका मतलब ये था कि ये उन्होंने बताया था कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसको साफ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्लांट की। और क्यों पड़ती है, उन्होंने इतना तो उन्होंने इस टाइम नहीं बताया था कि प्लांट जो था वो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा था, O2 रिलीज कर रहा था, O2 चुरा ले रहा था, ऐसा उन्होंने नहीं बताया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे जो प्लांट होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर को सर्वाइवल बनाता है, यानी सर्वाइव करने के लिए सही रखता है, ठीक है। इसके बाद इंजीनियर हाउस साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था ये तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है सेटअप पूरा ये अंधेरे में करके दिखाओ, तो अंधेरे में नहीं हो रहा था, ये कहाँ हो रहा था, लाइट में। तो इसका मतलब इससे पता लगा हमें कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, समझ गए आप लोग, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे और हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, यहाँ पे ये तो आ गए थे, ठीक है।
इसके बाद बोनसेक आए। हाँ, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि हाँ भाई जो प्लांट होता है उसमें ग्लूकोज बनता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है कौन सी फॉर्म में? ये वो स्टोर होता है, हाँ स्टोर होता है स्टार्चिंग फॉर्म में, ठीक है, ये सब बताया था। इसके बाद टीडब्ल्यू एंगलमैन साइंटिस्ट आए थे। सबका साइंटिस्ट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसने क्या बताया था, ठीक है। एंगलमैन आए थे, उन्होंने क्या किया था? प्रिज्म से लाइट को गुजारा, तो उन्होंने देखा कि जो सनलाइट होती है वो 7 कलर की लाइट में डिवाइड होती है, और वहां पे उन्होंने बताया कि एक एल्गी लिया, इसका नाम था क्लेडोफोरा, ग्रीन एल्गी होता है, उसमें उन्होंने देखा कि जो ग्रीन कलर का लाइट था उसमें सबसे कम फोटोसिंथेसिस हो रही थी, क्योंकि वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया सबसे कम थे, और उसके बाद रेड लाइट और ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा हो रही थी, क्योंकि वहां ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया के लिए सबसे ज्यादा थे। अगले देखो बेटा, अच्छा ये कैसे था कि ज्यादा थे? क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, और वो वहीं से तो लेगा जहां से ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही होगी, तो जहां से ज्यादा रिलीज हो रही थी वहीं ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था। अगले देखो बेटा, इसके बाद हमने देखा था ये इक्वेशन देखा था, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया था सिंपल सा, यहाँ पे जो ऑर्गेन लिया था वो क्या लेता है? ग्रीन, वो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इन्होंने यहाँ पे क्या दिखाया था? इधर देखो, जब वाटर नहीं है बेटा तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, और CO2 से क्या बन रहा है? ग्लूकोज। तो इन्होंने कहा था कि CO2 का रिडक्शन होता है, इसलिए क्या बनता है? ग्लूकोज, और वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, इससे बनता है ऑक्सीजन। ऐसा मत बोलना कि CO2 से ऑक्सीजन बनता है, CO2 से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था यहाँ पे, और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इनकी इक्वेशन, यहाँ पे एक टेक्निक और अपनाई थी, आइसोटॉप टेक्निक, यानी कि जो हमने हाई आइसोटॉप लिया था, तो मैंने देखा कि जो हमने हाई आइसोटॉप कौन सा लिया है? कौन सा लिया है? वाटर वाला लिया है, उससे ऑक्सीजन बन रहा है, और जो दूसरा CO2 वाला लिया है उससे ग्लूकोज बन रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ था ना? ये मैंने पढ़ा दिया था ना कल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ से पढ़ेंगे ना, कि कहां से, यानी कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस कहां होता है? आप लोग बताएं कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट। कहां होता है? मैं ऐसे बोल सकता हूं कि लीफ में सेल होते हैं, मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा एक बार बताओ, क्या लीफ के अलावा क्या प्लांट का और भी पार्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं? होते हैं। जैसे यंग प्लांट होता है तो वहां पे स्टेम करता है। दूसरा मैं बोल सकता हूं ग्रीन, ए उसके लिए, सेपल के लिए, सेपल भी तो फोटोसिंथेसिस करता है, अगर देखा जाए तो। वो लीफ तो नहीं है ना, सेपल है वो अलग है, लेकिन वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो पार्ट ग्रीन होता है वो लगभग फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट के अंदर, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन करता है? लीफ करता है, तो इसीलिए हम लीफ का ही जिक्र करेंगे, ठीक है। और लीफ के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? आपको बताओ, थैलिक पार्ट होता है, और वहां पे क्या होता है? ए स्ट्रोमा। क्या होता है? हाँ सही, तो स्ट्रोमा होता है, हाँ ठीक है। इसके बाद देखो, तो एक बार हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। किसका डायग्राम बताओ? क्लोरोप्लास्ट। आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट और कहां पढ़ा था? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चा यहाँ बताएगा कि एक क्लोरोप्लास्ट एक सेल में कौन किस में पाया जाता है? फिलामेंटोमोनास। मतलब उन्हें पता था लेकिन बता नहीं पाया है। अच्छा क्वेश्चन नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, हाँ चलो ठीक है बताओ, चलो विशेष आ गया क्वेश्चन। ये बताओ बेटा, ये बताओ क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये एक क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर जो लगभग कुछ अलग है। इनके पास ऐसा, और सब ऑर्गेनेल्स को मिला के ऐसा क्या अलग होता है इनके पास? बताओ। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे ER है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अलग ऐसा क्या है जो और सारे ऑर्गेनेल्स से अलग बनाता है? विशेषता है खाली माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास होता है। मैं ये किसी ने बोल रहा हूँ कि आप समझ नहीं पाओगे बात। जो सब ऑर्गेन से अलग बनाता है, हैं? डबल मेम्ब्रेन तो सबके और ऑर्गेन से होती है। आप ही बता दीजिए सर। मैं बताऊंगा बच्चों को, मिलूंगा तब बताएंगे। नहीं पता है? न्यूक्लियर, ये तो कोई बात ही नहीं है। न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होता है। चलो मैं बताऊं, तुम्हें नहीं बता पाओगे, ये तो पता है। सर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है सर? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन रिलीज करती है, और क्लोरोप्लास्ट ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो इनका फंक्शन हो गया। इनके अंदर ऐसा क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ नहीं, डिफरेंट तो है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इन ऑर्गेन्स के अंदर ऐसा क्या है अलग? वो तो तुम फंक्शन बता रहे हो। हाँ दोनों में सेम होता है, सिमिलैरिटी। हाँ। अच्छा लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होते हैं, 70 राइबोसोम। हाँ ये तो पूछ रहा था। ये दोनों ऑर्गेन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर राइबोसोम होते हैं 70, और दूसरा है DNA पाया जाता है। आप लोग पता होना चाहिए, सेल के अंदर खाली दो ऑर्गेन्स होते हैं, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट।
जिसके पास खुद का राइबोसोम होता है 70S और जिसके पास खुद का डीएनए होता है। समझ गए? एक टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया को खुद का सेल भी बोल दिया था साइंटिस्ट ने कि ये खुद का अपना सेल होता है, क्योंकि उसके पास राइबोसोम भी है और डीएनए भी है। हाँ, तो ये इनको अलग बनाता है। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। ऐसी मैंने राइबोसोम में एक बात आपको लिखवाई थी, मैंने कहा था राइबोसोम एक अकेला ऐसा ऑर्गेनेल होता है किसी भी सेल के अंदर, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, वो तो सही है, लेकिन किसी ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है। तो वो कौन से होते हैं? हाँ, ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेल्स। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और अगर ऑन द बात हो तो किसके पास होता है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ये बातें पता है तो आप तो अगले बढ़े, यहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो बेटा, आप लोग बताओ, यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके पास सिक्के टाइप के थैलेक्वाइड होते हैं। क्या होते हैं? थैलेक्वाइड। एक थैलेक्वाइड हो गया ऐसे, और जब ये थैलेक्वाइड ढेर की तरह लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। और जो ग्रेना लगे जुड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं लैमेली। क्या बोलते हैं? लैमेली। और इसके बाद इसके अंदर जो भरा होता है इसे बोलते हैं स्ट्रोमा, इसीलिए इनको लैमेली को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्लियर है एकदम? इसके बाद देखो राइबोसोम भी 70S का, इसके बाद स्ट्रोमा लैमेली हो गया, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इसके बाद स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं और लिपिड ड्रॉपलेट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने एक सेल के बारे में सेल में पढ़ा था, तो वहां पढ़ लिया था, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप लोग ये भी पता होगा कि थाइलेक्वाइड होता है। अब मैं बताऊंगा ये बात, तो यहाँ भी बताऊंगा कि उसके पास क्या होते हैं? फोटोपिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर देता है प्लांट के लिए। और आपको पता है क्लोरोफिली इसेंशियल, यानी कि हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? इसेंशियल, जो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हुआ? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे हम लोगों ने अगर वहां बात की थी प्लास्टिड, ध्यान है आप लोगों को? प्लास्टिड कितने टाइप के थे? 3 टाइप के। कौन कौन से? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक तो था कलर्ड प्लास्टिड और दूसरे कलरलेस। सही है? कलर्ड में 2 टाइप के थे, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। और कलरलेस में कौन कौन थे? अमाइडो, इलियो और एलिरो। अब मैं जिससे पूछूंगा मैं बताएगा, शांत रहना बिल्कुल, लवना बताएगी। ये बताओ, अमाइडो जो प्लास्ट होता है वो किस चीज का स्टोरेज करता है? किसका? सही बताया? अरे तुम बड़ो मुझसे मुझे बता, आप उससे पूछ रहा हूँ। सही पता है? पक्का पता है? ठीक है, चलो तुम बताओ बेटा। बिग बात ये बताओ, एलिरोप्लास्ट किसका करता है? एलिरो रो बताया था, प्रोटीन कहते हैं। पेरो में भी रो आ रहा है और एलिरो रो, ऐसे बताया था मैंने। ठीक है, और एलियो किसका करता है? ऑयल मतलब लिपिड का। क्लियर हुआ? गलत करना नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर सही कहाँ करोगे? गलती हो जाएगी ना बहुत बड़ी। एक क्वेश्चन गलत होना होता है तो वो हो जाता है, लेकिन जो सही पता हुआ आपको उसमें दिमाग लगा लिया करो। ठीक है, उसको गलत मत किया करो किसी भी कीमत पे। चलो कोई बात नहीं। अब आप लोग ये बताओ, पहले ये बात समझ गए कि कौन सा एक प्लास्टिड होता है? तो क्लोरोप्लास्ट की हम बात करते हैं, जो कैसा होता है? ग्रीन कलर का। कैसा होता है? इसके अंदर पिगमेंट होते हैं, और बकाया जो और भी होते हैं पिगमेंट, ऐसा नहीं क्लोरोफिल यही होता है। और इसके अलावा क्लोरोफिल एक के अलावा जितने भी पिगमेंट होते हैं उनको बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं? तो इसके बारे में बात करें फिर। ठीक है, करते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। कह रहा है यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ। क्या बेटा? ग्रीन लीफ। सब लोगों के पास किताब है? और बेटा एक बात और ध्यान रखो, किताब लेके आया करो, साथ में कॉपी भी लेके आया करो। कल हम लोगों ने मीटिंग हुई थी हम लोगों के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि आपका भला हो जाए, लेकिन आप लोग नहीं सोचते हमारा भला हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पहला ये है कि कोचिंग मिस मत किया करो, दूसरा कॉपी किताब दोनों लेके आया करो, और तीसरा बेटा अब हर टीचर ने सहमति बना ली है कि ऑनलाइन क्लास पर डे होगी। पर डे का मतलब ये होगा कि एक शेड्यूल बनेगा जिसमें हर टीचर का क्लास लेना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आप लोगों को उससे खाली इतना फायदा होगा आप लोगों को, जो बच्चे जैसे सपोज मानो कभी कभी होता नहीं, बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं कि आज पढ़ाई नहीं करेंगे, देखो छोड़ो। उसमें बेटा ऑनलाइन रहना आपका बहुत जरूरी होगा, और ये सब आपके लिए हो रही है, किसी और का फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, डाटा का तो मेरा ही रहता है, मुझे पता है, लेकिन बेटा रील सब मैं नहीं देखूंगा और नहीं देखूंगा। और अरे ये सब नहीं किया है मैंने, चल रहा है मेरा। कभी आज तक मैंने डाटा कभी बंद नहीं किया अपने फोन का, आज तक जब से खरीदा है। ऐसा होता नहीं कुछ लोग डाटा बंद करके सो जाते हैं, डाटा को बंद कर लेते हैं, मैंने आज तक नहीं किया। आपको 24 घंटे मैसेज आएगा अगर फोन खुला है तो। दूसरा फोन में रात में सुझाव अपने आप हो जाता है।
जब मैं सुझाता हूँ टाइम टेबल लगा हुआ है, इस टाइम पे सुझाव होगा, इस टाइम पे अपने आप से ऑन हो जाएगा। और बकाया डाटा खर्च इसलिए हो जाता है कि उस टाइम पे क्या था, मैं रील देख रहा था और रील जब देखने लगो तो पता ही नहीं लगता किस तरह टाइम निकल गया है ना, तो उस चक्कर डाटा खत्म हो जाता है। हाँ देखना बंद कर दिया। इधर देखो बेटा, यहाँ पे देखो, मैं ऐसे बोलूंगा कि यहाँ पे क्या है, और ये सब जो काम हो रहे हैं बेटा आपकी पढ़ाई के लिए हो रहे हैं खाली, क्योंकि एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर कोई भी संस्था चलती है आपका तो फायदा होगा अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो, लेकिन इसमें क्या है कि अगर कोई संस्था चलती है, अगर वहां से सिलेक्शन नहीं होंगे तो आप लोग बताओ कौन चलाएंगे? आपको पता है यहाँ पे कितना पैसा खर्च हो रहा है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं बेटा, पूरा आपको पता है बहुत संस्थान चल रहे हैं, जैसे हर जिला में चल रहा है पहली बात तो, इसके बाद तहसील लेवल पे खोल सकते हो। अगर जैसे यहाँ पे चल रहा है अभी, आपको कितना बड़ा फायदा होगा, आपको नहीं आपके फ्यूचर के लिए। अगर यहाँ से मान लिया कोई सिलेक्शन ले लिया किसी बच्चे ने, तो यहाँ पे ये अथॉरिटी हो जाएगी कि ये मेन बन जाएगा, और आपकी तहसील में भी ऐसा ही खोल सकते हैं संस्थान पूरा अवोदय का। तो जो बच्चे आपको पता है गाँव बेचारे होते हैं, बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, उनको ऐसे जब वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो फिर क्या क्यों बाहर जाएंगे, वहीं पढ़ेंगे आराम से। और इतना दूर से बच्चे आते हैं वो आएंगे नहीं। आप लोग अगर चाहो, जैसे आपने सपोज मानो 40 बच्चे कर लिए, 30 बच्चे 40 बच्चे कर लिए आपने अपने तहसील में, तो आप लोग आराम से अपने यहाँ पे संस्था खोल सकती है, यहाँ 40 बच्चे हो जाए पढ़ने वाले। लेकिन वो तब होगा जब आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। रिजल्ट के बिना क्यों रुपया सरकार खर्च करेगी? और आप लोगों को पता है यहाँ पे एक संस्था नहीं चल रही है, पूरे यूपी में बहुत सारी संस्था चल रही है जहाँ पे बहुत सारा रुपया आता है। भाई आप लोग समझ नहीं सकते कितना रुपया आता है। आप लोगों के लिए सब कुछ सुविधाएं आती है, लेकिन वही बात है जो भी यहाँ मिल रही है वो मिल रही है, जो भी मिल रहा है अच्छा मिल रहा है। दूसरा मैं ऐसा बोलूंगा कि वो बात डिपेंड ये करती है कि आप लोग रिजल्ट कितना अच्छा देते हो, और रिजल्ट बहुत जरूरी होता है। उसमें आपका तो फायदा है। अब ऐसा नहीं कि आप रिजल्ट दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वही आपको ही कॉलेज मिलेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको सब कुछ दिया जाए जो भी संभव हो, लेकिन दूसरा आप भी मेहनत करो। ऐसा नहीं कि आप लोग खाली इससे मतलब है कि हाँ ठीक है पढ़ा चले गए, इससे मतलब नहीं। आपको भी एक ठानना है कि मुझे डॉक्टर बनना है या एमबीबीएस बनना है, सही है, और तभी कुछ कर पाओगे। वैसे आप लोग पता होगा कुछ नहीं, ऐसे पढ़ाई का नॉर्मल करते रहोगे। एक बार ठान लो डॉक्टर बनना है, बनना ही बनना है, फिर तो क्या होता है, क्या दिक्कत है, सही है। और एक बार मुझे लग रहा है कि यहाँ से लगभग अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सही है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बच्चे काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं। काफी बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे नंबर ला सकते हैं। मुझे विश्वास है बायोलॉजी में तो लगभग बच्चे 200 प्लस नंबर ला सकते हैं, काफी बच्चे। मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे 10-15 बच्चे हैं जो 200 प्लस खाली बायोलॉजी में बड़े आराम से ला सकते हैं, अगर कोई थोड़ी सी मेहनत कर लें तो। और मैं कोशिश करूंगा कि ये सिलेबस होने के बाद मैं पूरी बायोलॉजी फिर से रिवाइज करवा दूँ हर एक चैप्टर को, सही है। और उसमें हम लोग करते एकदम फास्ट रिविजन करेंगे वो अच्छे से, और उस टाइम पे आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप लोग अभी मेहनत करते रहो, उसके बाद और भी अच्छा करेंगे। अगले देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा चैप्टर 8 में आपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। जो चैप्टर 8 कौन सा है तुम्हारा? वही होगा सेल। अगले कह रहा है यू आर ए definitely right, photosynthesis does take place in the green leaf of plant but it does so also in other green part of the plant. Can you name some other part of where you think photosynthesis may occur? आप लोग बताओ। आप लोग पता है ग्रीन लीफ होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, पता है आप लोग ग्रीन लीफ ही करता है, लेकिन क्या प्लांट का और भी पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है? तो जैसे मैं बोलूंगा यंग स्टेम, क्या बोल सकता हूँ, स्टेम होता है। इसके बाद मैंने एक बताया था सेपल, पेटल वगैरह ये सब भी करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, यंग स्टेम, हाँ वही सेपल। यहाँ लिख सकते हो यंग स्टेम जो होता है, जब प्लांट नया होता है तो आपको पता है उसमें लीफ नहीं होता, और लीफ नहीं होता है तो उसमें क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। इसके बाद हम बोल सकते हैं क्या करता है, सेपल करता है। सेपल जानते हो आप लोग, कैलिक्स जिसे बोलते हैं, वो भी ग्रीन ही होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो भी करता है क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगले देखो, अगले बेटा कह रहा है यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट द मेसोफिल सेल इन द लीफ। आपको पता है लीफ के अंदर क्या होती है, मेसोफिल सेल होती है। अच्छा कोई बच्चा बताएगा? अब मैं कुछ पूछ लूं आपको से। मेसोफिल सेल होती है, एक तो लीफ दो टाइप की होती है, एक तो होती है मोनोकॉट लीफ, एक होती है, पहले मुझे ये बताओ मोनोकॉट लीफ को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? अरे मोनोकॉट लीफ होती है उसको हम एक नाम से और बोलते हैं, बताओ, हाँ बताओ, आइसोबाइलेटरल लीफ। और डाइकॉट लीफ को क्या बोलते हैं बेटा, डॉर्सोवेंट्रल लीफ। क्योंकि मैंने कहा था डाइकॉट लीफ होती है, उसमें डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड बड़े अच्छे से दिखाई देती है, और जो मोनोकॉट लीफ होती है वो दोनों तरफ से एक जैसी होती है। आप लोग सब बातें ध्यान रखो, ठीक है, तभी अच्छा लगेगा। दूसरा सुनो,
मैंने कहा था जो म्यूजिकल सेल होती है वो दो टाइप की होती है, कौन सी लीफ में, डाइकोट लीफ में, तभी वो दो टाइप से दिखती है। एक होती है वहां पे पैलिसेड और एक होती है स्पॉन्जी, है आपको ध्यान? एक होती है पैलिसेड, एक होती है स्पॉन्जी। और जो तुम्हारी मोनोकॉट लीफ होती है वहां कौन सी होती है ओनली? स्पॉन्जी। भूल गए सब कुछ है, एनाटॉमी का पार्ट है ये। ठीक है, आप लोग घर पे जाकर रिवाइज करना इसको। अगले जो कह रहा है हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्या होते हैं? बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अगले कह रहा है यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल्स ऑफ द म्यूजिकल सेल सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे लाइट आती है, जैसे सामने से आ रही है तो वो किस टाइप से है, या फिर अगर थोड़ा सा 90 डिग्री पे आ रही है तो वो किस टाइप से है, या फिर कम लाइट आ रही है तो वो किस टाइप से है। जैसे अगर लीफ पे कम लाइट पड़ रही है तो बिखरे हुए होते हैं पूरे, सही है, सेल में। अगर सीधे लाइट आती है तो वो कैसे होते हैं? मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे तीन टाइप से हो सकते हैं। जैसे एक सेल है मान लिया, तो यहाँ पे अगर ऐसे टाइप से हैं, कौन? क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि सीधे बिल्कुल लाइट आए। कैसे है? सीधे। एक ऐसा टाइप हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे टाइप से होते हैं, ऐसे टाइप से, तो ये होता है 90 डिग्री पे अगर लाइट आ रही है तो। और अगर बेटा कम लाइट आ रही है तो ये कैसे होते हैं? बिखरे हुए फॉर्म में, सही। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जैसी लाइट आती है वैसी टाइप से इनका अरेंजमेंट होता है, किसका? क्लोरोप्लास्ट का। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट नहीं आता, आप लोग समझने के लिए खाली बताया था। कह रहा है व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइन विद देयर फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल्स। तो पैरेलल कब होंगे बेटा? पैरेलल होंगे जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी। कैसी होगी? हाई लाइट। हाई लाइट होगी। और अगले क्या कह रहा है बेटा? व्हेन वुड दे बी ए परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, मतलब भाई ना जब कम लाइट होगी। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो ये सब चीजें। अगले देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। बार-बार ही कह रहा है, पढ़ चुके हैं, ठीक है, सही है। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम, आपको बताया मेम्ब्रेन सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रेना, द स्ट्रोमा लैमेली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। अच्छा ये बताओ मुझे, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि यूकैरियोटिक सेल होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता होगा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कोई प्रेजेंट नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल में सारे सारे प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है वो नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, लेकिन वहां भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो वहां पे मैंने क्या बताया था, क्या होता है? क्रोमैटोफोर। पता है आप लोगों को? ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम लोगों ने ये पढ़ा था, हाँ एक तो बच्चा बताएगा यहाँ पे, जो मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक सेल होती है वहां पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, बताया था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स इन्वॉल्व होते हैं? रुक जाओ, मैं इससे पूछूंगा, मैं बताएगा, सही है। आप लोग समझ पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं वहां तक? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेन्स जो कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं, एक के बाद एक। सबसे पहले बताओ आप पीछे चारों लोग, ये बताओ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स इन्वॉल्व होते हैं? हाँ, लाइसोसोम, सब बच्चों को पता था? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार ऑर्गेन्स होते हैं जो एक करते हैं कैसे काम? कोऑर्डिनेट मैनर में। कौन कौन से? एंडोप्लाज्म, मिटोकॉन्ड्रिया नहीं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी बॉडी, तीसरा वैक्यूल्स और लाइसोसोम। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्लोरोप्लास्ट, इनके सबके अलग फंक्शन होते हैं। भाई माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? रेस्पिरेशन। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। न्यूक्लियस का काम क्या है? जेनेटिक मटेरियल को यानी कंट्रोलर ऑफ द सेल। समझ गए आप लोग? तो इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। अगले देखो बेटा, कह रहा है देयर इज अ क्लियर division of the labor within the chloroplast. The membrane system is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH. आप लोग बताओ बेटा, यहाँ पे थाइलेकोइड होता है, थाइलेकोइड के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उससे क्या बनते हैं? लाइट रिएक्शन होती है और वहां से बनते हैं ATP और NADPH। ये कहानी मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। अगले कह रहा है इन स्ट्रोमा, आप किसकी बात कर रहा है? ये अच्छा ये बताओ, जब क्लोरोफिल ग्रेना पे है, कहाँ है? ग्रेना के कहाँ है? थाइलेकोइड पे, तो लाइट रिएक्शन भी वहीं होगी। कहाँ होगी? थाइलेकोइड में। और बेटा स्ट्रोमा में क्या होगा? एंजाइमेटिक रिएक्शन यानी कि डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो देखो अगले कह रहा है इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस शुगर, जहाँ क्या बनती है? शुगर, यानी कि जहाँ बनता है बेटा क्या? ग्लूकोज। कह रहा है व्हिच इन टर्न फॉर्म स्टार्च, हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टार्च। कह रहा है द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट
ड्राइवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शन। मैंने कहा था जो डायरेक्ट लाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है वो कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन का मतलब होता है जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड है। किस पर है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे, मतलब एटीपी और एनएडीपीएच पे। कभी ये मत ध्यान रखना कि डार्क रिएक्शन रात में होती है, लाइट रिएक्शन दिन में होती है, ये कतई गलत बात होती है। अगर लाइट रिएक्शन रात वो दिन में लाइट ना आए तो लाइट रिएक्शन ही नहीं होगी, और इसका मतलब क्या नहीं होगी, डार्क रिएक्शन। यही वजह होती है कि आपने देखा होगा ठंडों में प्लांट बहुत कम ग्रोथ करते हैं। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एक रीजन ये भी होता है कि ठंडों में प्लांट क्या करते हैं, कम ग्रोथ करते हैं, और गर्मियों में क्या करते हैं, ज्यादा। और दूसरा अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, कैम्बियम रिंग होता है, उसके सेल एक्टिव रहते हैं ज्यादा गर्मियों में, और ठंडों में कैसे रहते हैं, थोड़े कम एक्टिव। सही है, उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन ज्यादा फर्क कब पड़ता है, इसका ही फर्क पड़ता है। अगले देखो बेटा, कह रहा है इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। कह रहा था लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द, देखो लिखा है सब डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और प्रोडक्ट कौन से हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। कह रहा है हेंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड बाय कन्वेंशन एज, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन रिएक्शन। तो मैंने कहा बेटा दो टाइप की रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मैंने कहा था लाइट डिपेंडेंट होती है, यानी कि लाइट के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी दिन में हो सकती है तो दिन में होती है, यानी किस पे डिपेंड करेगी बेटा, सनलाइट से। समझ गए, अभी मत कहते ना ये वाली लाइट पे, सनलाइट पे डिपेंड करेगी। और यहाँ से क्या बनाएगी, एटीपी और एनएडीपीएच, ये क्या होते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या होते हैं भाई, एटीपी तो हम खर्च करते हैं, और इसके बाद इसके ऊपर डिपेंडेंट कौन सी रहती है, और फिर क्या बनता है, बस ये कहानी है खाली छोटी सी, समझ गए। और छोटी सी नहीं है, पढ़ोगे बहुत, चैप्टर नंबर चैप्टर। आगे देखो, कह रहा है हाउएवर दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है, देखो यहाँ ऐसे नहीं हो सकता कि रात में होती है, ये यानी कि सिंपल सा आप लोग ध्यान रखना कि ये लाइट रिएक्शन होगी तब कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन। समझ गए, यानी कि ऐसे बोल सकता हूँ कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है कौन सी रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। क्लियर हुआ बेटा। तो ये बताओ सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को अभी तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो अगले बढ़ते हैं फिर। आप लोग बेटा मेहनत से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। हम लोग ये पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कितने टाइप के पिगमेंट होते हैं जो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बार जल्दी से पीछे के रिवाइज करो, फिर स्टार्ट करते हैं। पानी पीना चाहिए बेटा। ये हंस रहे इस बात में। और आप जब भी पढ़ाई किया करो, जब भी पढ़ाई किया करो तो एक साथ में वाटर तो रखा करो। कह रहा 50 लीटर वाला 90 भर के रखता हूँ। गधों में ये नहीं कर रहा हूँ कि वाटर होता रखने से तुम्हें नींद नहीं आएगी, तो तुम बाल्टी रख लो पूरी करके। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वाटर बोतल होती है तो हम पानी पीते रहते हैं। सुनो सुनो, ये सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि आपके पास अगर वाटर बोतल नहीं है तो, और जिस दिन है तो दोनों में डिफरेंस 50% का रहता है। आप लोग पानी से बहुत कम पियोगे, जिस दिन वाटर बोतल नहीं होगी, और उससे सबसे ज्यादा पियोगे जिस दिन वाटर बोतल होगी। ये इफेक्ट होता है क्योंकि आप लोग क्या सभी लेजी इतना होते हैं कि कौन नल पे जाए फिर पानी भरे पिए। और इसलिए तभी तो कह रहा है वाटर में सर मैं ये डिस्टर्ब होती है, उससे वाटर बार सही कह रहा है सर ना, तो यहाँ पर रखिए पानी भरे। दूसरा सुनो, दूसरा सुनो, अब बेटा क्या होता है जब हम पानी पीते हैं तो हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं, और उससे क्या होता है हमें नींद कम आती है। अगर आप एक बार बैठे रहोगे एक जगह तो आपको नींद आएगी। और रात में मैं सही बता रहा हूँ, एक ही तरीका है खाली जागने का जो आप जाग सकते हो, वो है पानी पी के। बकाया आप सोचो कि हम कुछ और पी के जा सकते हो, चाय वगैरह तो नहीं जा सकते, नींद ही आएगी और सो ही जाओगे। ये बहाने होते हैं कि ये नहीं है, आज सो नहीं आ रही है, वो है तो नहीं आ रही है। और दूसरा
दूसरा, आप शाम को वो टॉपिक चूज किया करो जो आपका, जो वो सब्जेक्ट चूज किया करो जो आपका फेवरेट हो। ये भी बहुत बड़ा रोल होता है। फेवरेट का मतलब होता है जैसे आप लोग कोई बोलो मत, बच्चे बहुत कहते हैं ना कि नींद बहुत आती है शाम को। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आप लोग को इंटरेस्ट लेके कोई चीज पढ़ रहे हो, सही है, इंटरेस्ट लेके मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या आप मूवी देख रहे हो मान लिया और आपको मूवी अच्छी लग रही है, तो मूवी देख रहे हो मान लिया, तो आपको पता नहीं लगेगा कब 1 बज गया कब 12 बज गया। और जब आप लोग, अब आपने क्या, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फिजिक्स बोल ली तो नींद नहीं आई, अब आपने बोल दिया फिजिक्स, आपको इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है बिल्कुल, तो नींद तो आएगी फिर। केमिस्ट्री का भी ये कर लीजिए। हाँ केमिस्ट्री में क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मेन चीज है कि आप लोग एक टाइम जोन में डिवाइड करो सब्जेक्ट को, कि किस टाइम पे आपको ज्यादा रस आता है, उस टाइम पे वो सब्जेक्ट रखो जो ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, और जहाँ पे आप सही रहते हो, सुबह को आपको अच्छा लगता है वो पढ़ते हो, तो आप फिजिक्स रखो उस टाइम पे। अब किसी टाइम मन नहीं करता तो फिर अलग बात है। बेटा ये देखो, अब बोलो मत, यहाँ पे देखो हम लोग ये देखेंगे कि आप लोग पता है जो, बेटा बोलो मत, जो पिगमेंट होते हैं कौन होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं प्लांट के अंदर, वो कौन सा पिगमेंट कितना, मतलब कितनी एनएम की लाइट को ऑब्जर्व करता है, वो कितने ज्यादा करता है या कम करता है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, मेन जो यहाँ पे है वो 3 ही ग्राफ हैं, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बताया था जो मेन पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए। अगर किसी के पास क्लोरोफिल ए है नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। हाँ हालांकि ऐसे सारे पिगमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल बी हो सकता है, सी हो सकता है, ज़ैंथोफिल हो सकता है, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, वो सब होते हैं एसेसरी पिगमेंट, यानी कि सहायक पिगमेंट। जो मेन पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसको, यहाँ पे ग्राफ को समझते हैं। पहले देखो एक ग्राफ है यहाँ पे, ये वाला देखो सामने दिख रहा है बच्चों को, दिख रहा है। आप लोगों को ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, अगर ये समझ में आ गया बस बात खत्म। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिखाया गया है बेटा, इन्होंने क्या किया है, जो ये वाला रीजन है यहाँ पे देखो, ऐसे लिखो इसके नीचे, यहाँ लिखो 400, यहाँ क्या लिखो बेटा, और यहाँ लिखो 600, यहाँ लिखो 700, ठीक है। ये वाला रीजन कौन सा है, ये कौन सा है, और ये कौन सा है, ये है, सही, ये रीजन है। यहाँ पे दिखाया गया है कौन सा लाइट जो होता है वो कौन सा क्लोरोफिल होता है, वो कौन सी लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो देखो यहाँ पे आप लोग बताओ बेटा, जो ये वाला है कौन सा है, ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा है, ये कौन सा है बताओ, क्लोरोफिल ए, कौन सा है, क्लोरोफिल ए है। और जो ये वाला है देखो, ये वाला जो ये है क्लोरोफिल बी, और जो ये येलो वाला है वो कौन सा है, कैरोटीनॉइड। यानी कि मैं बोल सकता हूँ मेन पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो एसिडिक पिगमेंट कौन से हैं, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। क्लियर है इतना। अब हमें यहाँ से ये पता लग रहा है बेटा कि जो ब्लू रीजन होगा, ये मैं बोल सकता हूँ 400 से लेके 500 तक की एनएम तक की लाइट को कौन सा पिगमेंट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो कौन सा कर रहा है, क्लोरोफिल बी। कौन सा कर रहा है, और उससे कम कौन कर रहा है बेटा, क्लोरोफिल ए, और थर्ड नंबर पे कौन कर रहा है, कैरोटीनॉइड्स। अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो ग्रीन रीजन में क्यों नहीं होती, ग्रीन रीजन में कोई पिगमेंट की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है नहीं, तभी तो हम प्लांट ग्रीन दिखते हैं। गधो, वो लाइट हमारे कहाँ जाती है वापस, फिजिक्स नहीं पढ़ी है आपने, फिजिक्स में नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है, परावर्तन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो लाइट एब्जॉर्ब ना करके हमारे आंखों पे आती है, तो वही तो हमें कलर दिखता है। अगर बेटा ये हमें येलो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये येलो कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है और वो आंखों पे हमारे डायरेक्ट आ रही है। तो ऐसे ग्रीन प्लांट हमें ग्रीन क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ग्रीन लाइट को, और तो फोटोसिंथेसिस कहां से करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए बताओ क्या कोई लाइट आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। और इसके बाद अगर 600 700 की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन करता है, क्लोरोफिल ए। कौन सा करता है, और यहाँ पे क्लोरोफिल बी क्या करता है, कम, यानी कि ज्यादा ये करता है और ये क्या करता है, कम। और कैरोटीनॉइड क्या करता है, बिल्कुल नहीं करता है। पहला ग्राफ आपको समझ में आया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक ध्यान रखना तीनों ग्राफ से, एक बार सही समझ लो। हाँ फिर समझाऊंगा, पहले इतना क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, चलो फिर समझ लेते हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ होता है, हर लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ होता है हर एनएम का, ठीक है, कितने एनएम की लाइट का, कितनी एनएम की लाइट है। तो मैंने कहा था जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो एब्जॉर्ब होती है वो होती है 400 से लेके 700 एनएम तक की लाइट। क्या बोला बेटा मैंने,
400 से लेके 700 nm तक की लाइट। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अगर आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो आप लोग ऐसा करो, एक मिनट रुको, क्योंकि अभी उन्होंने समझाया नहीं है ये चीज। यहाँ पे देखो, एक होता है बेटा PAR, क्या होता है? PAR होता है, और इसका मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, इसे बोलते हैं PAR। जो यहाँ पे लाइट जो होती है वो इन्वॉल्व होती है 400 से लेके कब तक की? 700 nm की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो इधर देखो, 400, इसके बाद क्या लिखूं बेटा? 500, ठीक है, और इसके बाद लिख रहा हूँ 680, और फिर लिख रहा हूँ 700, फिर लिख रहा हूँ 900। ये बात समझे आप लोग? क्लियर? अब देखो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 400 से लेके 680 तक, या मैं बोल सकता हूँ पहले 700 तक। कहां तक? यहाँ तक की लाइट को जो एब्जॉर्ब करता है वो करता है PS फर्स्ट। कौन करता है? इसे बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। सही है? कब तक की बेटा? 400 से लेके 700 तक। अगर मैं बात करूं 400 से लेके 680 तक, तो उसमें इन्वॉल्व होता है कौन सा? PS सेकंड। ये बात समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ फोटो सिस्टम? और इसके बाद देखो, जो 700 से अगले की लाइट होती है उसे बोलते हैं इंफ्रारेड रीजन। क्या बोलते हैं? और ये इसे यहीं पर बोलते हैं रेड ड्रॉप, यानी कि डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहां से जाती है लाइट डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो आप लोग ये पता होना चाहिए बस, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब हमको पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन, लिख लो अगर किताब में लिखो तो ये बात। यहां से एक बार क्वेश्चन आता है, 700 PS फर्स्ट में कौन होता है? बेटा 400 लेके 700 तक तो कहीं जाए ना। एक बात सुनो, ये देखो, अगर तुमसे ये कहे कि 680 तक कौन कौन होगा, तो आप लोग दोनों बताओगे ना। PS सेकंड तो है ही, PS फर्स्ट तो पहले से है समझ में? ठीक है, ये लिखने की जरूरत ना यहाँ पे, या मैं ऐसे लिख सकते हो, हम लोग चाहो तो यहाँ ऐसे लिख लो चाहे, PS फर्स्ट तो है ही ना, यहाँ पे लिख लो क्यों? सही है, क्योंकि मैंने बोला PS फर्स्ट 700 तक की कर रहा है, 600 से की तो करेगा ही। ठीक है, और बताओ कुछ और दो देख, और वो कॉमेंट कौन सा जो पिगमेंट है वो कितनी एनएम की लाइट को ज्यादा कर पाता है, ये दिखाया गया बस। उसका ऐसा कोई स्पेशल रीजन नहीं है कि बीच में ज्यादा करता है, यहाँ पे ज्यादा करता है। वो तो एक पिगमेंट का एक वो है ना कि वो कौन सी लाइट पे ज्यादा कर सकता है, बस ये। यहाँ पे ये तो ध्यान रखना, तीनों लाइन ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं ऐसे भी लेना, ठीक है। रीजन कौन सा कर रहा है, रेड रीजन में कौन कर रहा है, और ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो कंफ्यूज होगा। और इसके बाद यहाँ पे रेड रीजन मैक्सिमम होता है, ब्लू में थोड़ा कम होता है, ग्रीन में सबसे कम होता है। और इसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो ये कह रहा है, अब देखो यहाँ पे पता लगता है एब्जॉर्प्शन। अगर हम देखें बेटा, बोलो मत, एब्जॉर्प्शन का देखें तो यहाँ पे देखो ये ज़्यादा तो कर रहा है, यहाँ पे कम कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे रेड रीजन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये है कि इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्लोरोफिल ज़्यादा कर रहा है, लेकिन क्लोरोफिल यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ पे देखो रेड ज़्यादा होती है, इसीलिए रेड ब्लू में रेड भी ज़्यादा होती है, और ब्लू में क्या होती है। बेटा बोलो मत, आप लोग ये लिखो, लिख लिया क्या हम लोगों ने?
सब लोगों ने किया बेटा? ठीक है, ठीक। चलो तो ये आप लोग समझ गए पीआर क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यानी कि ये मैं बोल सकता हूँ कि 400 से लेकर 680 nm तक की लाइट को पीएस फर्स्ट और पी सेकंड दोनों कर सकते हैं ऑब्जॉर्ब, और 700 तक की लाइट को कौन करता है, ओनली पीएस फर्स्ट। सही है, इसका मतलब अच्छा पीएस का मतलब अगर आप समझ पा रहे हो मैं समझाऊंगा अभी मैं। फोटो सिस्टम का मतलब होता है जहां पे क्लोरोफिल और एसेसरी पिगमेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम। जैसे बेटा एक बार बताओ, अभी पूरा डरमन कॉलेज है, ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और क्लास कहाँ पे लग रही है, यहाँ पे लग रही है, तो ये क्या होगा, फोटो सिस्टम। पढ़ाई तो यहाँ हो रही है ना, बकाया तो कहीं क्रिकेट हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, तो ये क्या हो गया, फोटो सिस्टम। मतलब ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में जहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे वही क्या हो गया, फोटो सिस्टम। चलो उसकी हम बात करेंगे, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बेटा आप लोग यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वाला आपको समझा रहा था, ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। बेटा आप लोग बताओ, मैंने कहा था 400 से लेके 700 nm तक की लाइट को, लाइट में ही क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, इसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो हम फिर बात और अगले क्यों करें, मतलब किसी और की क्यों करेंगे, 700 से ऊपर की नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं इसीलिए कह रहा था, यहाँ लिख लो 400, 500, 600 और 700। इसके बाद ये ब्लू रीजन लिख लो। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ब्लू ग्रीन रेड कौन सा होता है, वेप्योर, वेप्योर देखा है आपने, ठीक है। और ये वाला कौन सा होता है, रेड रीजन। इसके बाद मैंने कहा था आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ब्लू रीजन जो होता है उसमें क्लोरोफिल बी क्या करता है, मैक्सिमम करता है किससे, क्लोरोफिल ए से, और जो रेड रीजन होता है उसमें क्लोरोफिल ए करता है मैक्सिमम किससे, क्लोरोफिल बी से, और यहाँ तो आपको पता है मिनिमम होता है, ठीक है। बस ये दो ऊपर इसके ऐसे लिख लो जो बनाए आप लोगों ने, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आप कर दोगे सॉल्व। ये दिख रहा है आप लोगों को, दूसरे तरफ से लिखो, अभी लिखो, नहीं दिख रहा है ना, बहुत अच्छे चश्मा नहीं लगे हुए। यहाँ देखो बेटा, इधर देखो, मैं यहाँ बोल रहा था क्लोरोफिल बी मैक्सिमम करता है क्लोरोफिल ए से, कौन से रीजन में, ब्लू रीजन, और रेड रीजन में क्लोरोफिल ए ज्यादा करता है क्लोरोफिल बी से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, वो रीड में ध्यान रखना। और ग्रीन रीजन में तो सभी कम कर रहा है, ठीक है, मिनिमम फोटोसिंथेसिस यहाँ लिख सकते हो आप लोग, मिनिमम फोटोसिंथेसिस, समझ गए, ठीक है बेटा, ऐसे लिख लो। कतई यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना बस। और मैं 100% बता रहा हूँ बेटा, एक या दो क्वेश्चन आपको इसी तीनों ग्राफ से मिलेंगे, यही तीनों ग्राफ से बिल्कुल 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। और यहाँ से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत कठिन नहीं आते हैं, बच्चों को कठिन चैप्टर लगता है। आप लोग आज तक के फोटोसिंथेसिस कोई क्वेश्चन देख लेना, सब सरल होंगे। जैसे साइकिल्स होती है, उनके खाली फर्स्ट कंपाउंड याद रख लो, खाली फर्स्ट, बस कौन सा बन रहा है, और फर्स्ट एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रहा है, बस वो याद रख लो, बात कर सब भूल जाओ। लिख लिया। तो ये वाला ग्राफ समझ गए आप लोग। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, देखो यहाँ पे साइड से लिखा हुआ है एब्जॉर्ब, क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट।
यानी कि कौन से पिगमेंट जो होता है वो कौन सी लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि क्लोरोफिल बी होता है वो ब्लू लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और रेड लाइट को कौन करता है, क्लोरोफिल ए। क्लियर हुआ? तो ये लाइट ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला वाला देखो, ये वाला, ये बेटा ये बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज। आप लोग बताओ, जिस कलर की लाइट से, जो हमने देखा था टीडब्ल्यू एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट देखा था, तो वहां पे उन्होंने ये तो बताया था कि ऑक्सीजन जहां से ज्यादा रिलीज हो रही थी वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर रहे थे। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जहां से ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगी वहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो आप लोगों वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि ब्लू रीजन, और बेटा कौन सा रीजन, रेड रीजन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन इसमें भी मैंने डिफरेंस बताया था, अगर क्वेश्चन कभी आ भी जाए तो आप लोग हमेशा मैक्सिमम किसे लगाओगे, रेड। समझ गए? तो यहाँ मैक्सिमम करके लिख लो रेड ऐसे करके, और इसके बाद लिखो ब्लू, और इसके बाद ग्रीन तो खत्म ही है बिल्कुल, तो ग्रीन में बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मिनिमम फोटोसिंथेसिस। यहाँ क्या लिख सकते हो, मिनिमम फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, लड़ाई क्यों कर रहे हैं दोनों, क्या हुआ ना? मैसेज क्या हो गया, रुपया नहीं दे रहा ये क्या होगा तुम बताओ। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, अनिल। क्या कह रहा है ये, पैसे नहीं दे रहा है, ले नहीं रहा है, ऐसा कौन होता है पैसे नहीं लेता है, ना मुझे दे वो नहीं दे रहा अरे मत दे भाई, मत दे रहा, इधर अभी जाओ तुम देखे जाना, ठीक है? मुझे आप 2 रुपए देगा कहते, मैं मेरा 100 रुपए है मतलब मैं सोच रहा ये बात है कि पैसे दे नहीं रहा है, 2 रुपए के चक्कर में मुकदमा चला था, 2 रुपए की बात अरे बेटा ऐसा रहने दो, ये तो लड़ाई की बात कर रहा हूँ खाली। इधर देखो, अगले देखते हैं। तो आप लोग वो दिखा रहा है इसके बाद देखो यहाँ पे आप लोग बताओ, यहाँ पे देखो, तो बेटा आप लोग बताओ जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कौन से रीजन में हो रहा है, रेड और ब्लू। और अगर उसमें भी क्वेश्चन आ जाए तो आप किस में लगाओगे, मैक्सिमम रेड। अगले देखो, ये तीसरा वाला ग्राफ है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ कंफर्म करते, एक तो आएगा ही आएगा, एक तो लिख ही लो। अगले देखो, यहाँ पे जो ब्लैक वाला है ये दिखा रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है? और ये एब्जॉर्प्शन वाला क्या दिखा रहा है, एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है कि कौन सी लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब किया है। तो बेटा आप लोग बताओ, यहाँ पे यहाँ 400 500 600 700 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, आप लोग खुद रख सकते हो, फोटोसिंथेसिस जो मैक्सिमम हुआ है रेट ऑफ, वो किसमें हुआ है, दोनों में हुआ है, यानी कि ब्लू और रेड। रेड और ब्लू लाइट में बहुत कम डिफरेंस होता है। और देखो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, बहुत कम, सही है, ग्रीन रीजन में। और दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि जो लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ है वो लगभग 400 से 500 एमएम की लाइट ज्यादा जल रही है कंपेयर टू इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वही बात है, आपको पता है ब्लू और रेड, सही है? तो ब्लू एंड रेड, ठीक है, ऐसे लिख लो, ठीक है, रेड रीजन। और बेटा यहाँ पे एक भी लिख लो कि जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वो ब्लू लाइट में ज्यादा हुआ है कंपेयर टू रेड लाइट, ठीक है? इतना लिख लो, बस बात खत्म। ये अगर आपको तीनों ग्राफ समझ में आ जाते हैं तो फिर पढ़ेंगे थ्योरी क्या क्या है। और बच्चे बेटा कोचिंग परमानेंट आओ, ठीक है, सब किया करो और टाइम से आ जाया करो। आप लोग लेट क्यों हो जाता है बेटा? यहाँ 3 बजे बच्चे मुझे लग रहा है खाली 10-15 बैठे थे। 3 बजे? अरे कितने बजे बोल रहा हूँ, 2 बजे की बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं चलेगा, हम लोग 3 बजे तक आ जाया करो, ठीक है? घर पे कोई काम तो करते नहीं है। अरे सॉरी 2 बजे। हाँ ओ भाई तो मैं देख रहा हूँ गाड़ी गलत चल रही है ना। वो केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा रहे थे, वो चौक गए तो देख के बोले बहुत टाइम हो गया। नहीं वो सोच सकते हैं मेरा टाइम चेंज है और वो उनका 5 बजे होता है तो समझ गया होंगे 5:20 हो रहा है, ये क्या हो गया। हाँ। बेटा
इसे पढ़े अब, ये तो आप लोग समझ गए तीनों ग्राफ, ठीक है पढ़ लो इसे। और चलो पढ़े इसे, पढ़ ले। देखो क्या क्या लिखा है, कह रहा है लुकिंग एट प्लांट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मेनी shades of green in their leaf even in the same plant? We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigment of any green plant through paper chromatography. एक टेक्निक होती है, इससे हम पता लगाते हैं कौन सा पिगमेंट कहाँ पे कितना है, ठीक है, इससे पेपर क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। अगर ये कह रहा है आप क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट्स so that the color that we see in leaf is not due to a single pigment but due to 4 pigment. यहाँ पे कह रहा है जब पेपर क्रोमेटोग्राफी की तो वहां पे हमें ये पता लगा कि लीफ में कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसको ये सेपरेट कर देता है, क्या कर देता है, सेपरेट। हाँ अगले कह रहा है देखो यहाँ पे देखने को मिला क्लोरोफिल ए, बेटा देख लो, अगले कह रहा है क्लोरोफिल बी, और कौन सा मिला बेटा, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। मैंने कहा था ये सब क्या है, ऐसे सारी पिगमेंट हैं जो हेल्प करते हैं सनलाइट को ट्रैप करने में। ऐसा नहीं कि सनलाइट को बिल्कुल ट्रैप नहीं करते हैं, करते हैं ये भी, ठीक है, कहां हेल्प करते हैं। इनका कलर भी दिया हुआ है, ज़ैंथोफिल का क्या होता है, येलो, कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज, और इसके बाद क्लोरोफिल ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। अगले देखो बेटा, आप लोग बस 3 ग्राफ जरूर ध्यान रखना बेटा। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल वेरियस पिगमेंट प्ले इन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि अलग-अलग पिगमेंट क्या करता है, अलग-अलग एनएमपी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो इस हेल्प तो सब करते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो कौन होता है, क्लोरोफिल ए। अगले यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो रिएक्शन सेंटर होता है वो किसके पास होता है, क्लोरोफिल ए के पास। ये सब एब्जॉर्ब लाइट कर करके और जो एनर्जी देना होता है वो किसे देता है, क्लोरोफिल ए को। अगले देखो कह रहा है पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। इनके पास एबिलिटी होती है क्या करने की, लाइट को एब्जॉर्ब करने की। कह रहा है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, लेकिन स्पेसिफिक लिखा है वो एनी मत लगा लेना, स्टेटमेंट में आ जाता है ना। स्पेसिफिक का मतलब है जो फोटो पिगमेंट जितनी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा लाइट को, उतनी ही वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करेगा। ऐसा नहीं सारे कोई भी किसी भी लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। यहां ध्यान रखना, स्पेसिफिक लिखा है, ध्यान रखना। कैन यू गिव which is the most abundant plant pigment in the world? अब वही होगा, इसमें क्या बताने की बात है, क्लोरोफिल ए होगा। अगले कह रहा है let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb light of different wavelength, ठीक है। अगले कह रहा है of course you are familiar with the wavelength of the visible a spectrum of light well as the, इसमें लिखा है Bev-Gior, सही है, Bev-Gior। इसका मतलब क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये तो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, वो उसमें पढ़ा होगा, वो क्या बनता है, अरे तो बनता नहीं आसमान में, हाँ रेनबो है, वो अब नहीं बनता है, पहले वो बनता था, अभी भी तो बनता है, कब बनता है, बारिश आर्टिफिशियल बन जाता है। अरे सर इस टाइम तो नहीं है, ऐसा था पहले से, तो ध्यान रखते थे, जब बंदा को बच्चे कहते थे तो वो क्या बन रहा है, पहले ज्यादा ही मैंने क्लाउड्स लेकिन अब इतना ध्यान कहाँ देते हैं, पहले तो ज्यादा शौक था। बारिश अरे ट्राई कर रहा है क्या, ठीक है कल बना देंगे। हाँ सही है, बन जाएगा। अब आप लोग इसकी नहीं करोगे क्या, आप लोग बना तो कुछ भी सकते हो, क्या दिक्कत है, आप लोग एक्सपेरिमेंट किया करो। चलो अगले देखो, लड़ाई करने लगे थे, ए बोलो मत, अरे अभी क्लास नहीं हुआ है, बैठे रहो। अरे कह रहा है showing the wavelength at which maximum photosynthesis occurs in a plant, can you see that the wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A? सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है कौन करता है, क्लोरोफिल ए, यानी कि वो 400 से 500 भी करता है, लगभग 500-600 भी करता है, 600 से 700 सबसे ज्यादा ही करता है, ठीक है। अगले देखो कह रहा है इन द ब्लू एंड द रेड रीजन आल्सो शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने साफ-साफ लिखवा दिया है, उसमें भी मैंने बोला है कि अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बताओगे, रेड रीजन। बेसिकली आप लोगों को ये पता, ये अगर ये किताब में लिखा नहीं है तो आप लोग ऐसे सोचो कि ब्लू और रेड मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, बात करना, ठीक है। अगर उसमें ऑप्शन में खाली ब्लू दे दिया है और रेड भी दिया है ऑप्शन, तो आप लोग हमेशा किसे चूज करोगे, रेड, ठीक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस।
या ऐसे आना है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज कौन सी वेवलेंथ की लाइट में होता है, मतलब अगर किलोडोफोरा वगैरह लिखा है नीचे तो आप लोग भी लगाओगे 500 से 700 या लगाओगे उसमें रेड रीजन। अगर दोनों है बोथ ये जैसे बोथ ब्लू एंड रेड तो ये ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया? मैंने कहा अगर बोथ है तो बोथ लगाना हमेशा, अगर सिंगल लिखे कलर तो हमेशा रेड को चूज करना, ब्लू को चूज मत करना। और रेड नहीं है तो किस चूज करो? ब्लू को। अगले देखो, अगले कह रहा है बेटा इन द ब्लू एंड द रेड रीजन आल्सो शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट। चीफ का मतलब मेन पिगमेंट। और कह रहा है एसोसिएट विद द फोटोसिंथेसिस, बट बाय लुकिंग एट फिगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ कहानी, ठीक है। अगले कह रहा है दीस ग्राफ together show that the most of the photosynthesis take place in the blue and red region of the spectrum। ये साफ साफ बेटा किताब कह रही है हमारी कि जो ब्लू रीजन होता है और रेड रीजन होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। अगले कह रहा है some photosynthesis does take place at the other wavelength of the visible spectrum, let us see how this happens। through chlorophyll is the major pigment है तो पता है आपको responsible for trapping light, other thallic white pigment like chlorophyll B, xanthophyll, carotenoid ये सब होते हैं एसेसरी पिगमेंट। कैसे होते हैं? एसेसरी का मतलब होता है सहायक पिगमेंट, सहायक का मतलब होता है सहायता करने वाले खाली, ठीक है। लेकिन मेन पिगमेंट कौन होगा? क्लोरोफिल ए। अगले कह रहे हैं व्हिच आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट, इसे स्टार नो यहां पे। अगर आपसे पूछा जाए बताओ एसेसरी पिगमेंट कौन से होते हैं तो आप कौन से दोगे? क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटीनॉइड्स। और क्लोरोफिल ए क्या होता है? चीफ पिगमेंट यानी कि मेन पिगमेंट, ठीक है। अगले कह रहे हैं आल्सो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। मैंने कहा था एसेसरी पिगमेंट का मतलब होता है कि जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके और किसे देते हैं एनर्जी? क्लोरोफिल ए को। जो रिएक्शन सेंटर होता है वो किसके पास होता है? क्लोरोफिल ए के पास होता है, ठीक है। अगले बेटा देखो कह रहा है दे नॉट ओनली इनेबल टू वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस बट आल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये फोटो ऑक्सीडेशन क्या है हम लोग समझेंगे, बड़े आराम से समझेंगे, ठीक है। अभी आप लोग यहीं तक पढ़ो और इसके बाद हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है। और रुक जाओ पहले कर दो, मैं टाइम देखने 5 मिनट है। 5 मिनट है, बात नहीं करते हैं आप लोग। ये देखो लाइट रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट रिएक्शन यहाँ पे व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होती है? तो यहाँ पे देखो ऐसा होता है, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल है बहुत सारे, रिएक्शन सेंटर है, फोटॉन्स आ रहे हैं और प्राइमरी रिसेप्टर का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी रिसेप्टर कौन है, ठीक है। वो सब होते हैं रिएक्शन सेंटर। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पीएस फर्स्ट के बारे में और पीएस सेकंड के बारे में। फोटोसिस्टम फर्स्ट क्या होता है, फोटोसिस्टम सेकंड क्या होता है, ठीक है। और बकाया आप लोग बेटा मेहनत से पढ़ाई करो, पढ़ाई कर रहे सभी लोग। मैं इतनी बार पूछता हूँ, मुझे लगता है कि तुम लोग ये सोचते हो कि सर को क्या फर्क पड़ा है लेकिन आप लोगों को बेटा पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। सब बच्चों को मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। और आप लोगों के पास पढ़ाई के तरीके बहुत सारे हैं। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, ये सब प्रॉब्लम हो रही है, वो सब तो ये सब आपके बहाने हैं। आप लोग ऐसा नहीं कि घर पे बैठे को ज्यादा तीर मार लोगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप लोगों को देखो प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है, ऐसा नहीं सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि जैसे मैं खुद यूट्यूबर से पढ़ा हुआ हूँ लेकिन आज मुझे यूट्यूबर का कुछ भी नहीं आता, तो कहीं ना कहीं उसका मैंने भी सॉल्यूशन देखा होगा कहीं ना कहीं। सिंपल सा मैंने कहा था अगर तो आप बोल कौन रहा है, अगर आप यूट्यूबर से हो, मैं समझता हूँ प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे भी हुई थी पहली साल बहुत ज्यादा। मुझे भी समझ नहीं आता सर क्या पढ़ा के चले गए और क्या मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन सही है फीस तो दी थी लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैं लगातार लगा रहा। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश को कभी कन्वर्ट कर दूंगा, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा, और वही मैंने कर दिया। आज मुझे हिंदी में कुछ नहीं पता है लेकिन इंग्लिश में सब कुछ पता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग ये मत सोचो, और इसे करने में मुझे पता कितना साल लगा था, मात्र 1 साल। और अगर बेटा मैं सोचता अगर मैं सोचता कि मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा, कसम खा लेता कि नहीं समझूंगा टीचर क्या समझा रहे हैं, तो या खा लेता तो मैं यही कसम। लेकिन मेन चीज क्या है सुनो, तो उससे क्या रहता कि हो सकता है मेरा फील्ड वो नहीं हो पाया है एमएस वाला, तो इधर तो मैं आ गया लेकिन यहाँ पे मैं नहीं आ पाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। आप लोग बस अपने आप को ऐसा नहीं कि एकदम पता ही एकदम ऐसा बना लेना है कि नहीं मैं तो हिंदी में पढ़ूंगा। आप लोग ऐसा कर सकते हो बड़े आराम से। मैंने कहा था इसको बहुत तरीके होते हैं। अब तो सबके पास फोन भी है, हमारे पास फोन भी नहीं था उस टाइम, मतलब कि गूगल पे गए और देख लिया एकदम, या कोई समझ नहीं आया तो यूट्यूब पे गए लेक्चर देख लिया। उस टाइम पे यूट्यूब और गूगल नहीं था,
जब 2016-17 की बता रहा हूँ मैं, उस टाइम पे लगभग क्या थे मतलब, लेकिन हर किसी के पास नहीं थे, डाटा बहुत महंगा था, जियो नहीं आया था उस टाइम। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि सिंपल सा उस टाइम पढ़ाई करना एक बहुत कठिन बात थी, क्योंकि बच्चे को टीचर के ऊपर ही खाली भरोसा होता था। अब तो यूट्यूब इतना सारा है कि आप लोग घर पे पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हो, ठीक है, 24 घंटे। लेकिन मेन चीज ये है कि आप लोग क्या करना है, अगर आप लोग चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि हिंदी इंग्लिश दोनों किताबें खरीद लो, सबसे बड़ा तरीका रहता है। इंग्लिश वाली भी और हिंदी वाली, खर्चा बहुत ज्यादा नहीं, 500 रुपए में दोनों मिल जाएंगी। दूसरा, आपके पास गूगल सबके पास है, आप जब भी पढ़ाई किया करो तो गूगल को साथ में लेके बैठा करो। लेकिन आप लोग गूगल से पता नहीं फिर कहाँ पहुंच जाते हो, इसीलिए गूगल की मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप लोग दोनों टाइप की किताबें खरीद लो, कौन सी, हिंदी और इंग्लिश। और बेटा 500 रुपए चक्कर से अगर आप अपने आप को पीछे कर रहे हो बार बार हर बात पे, तो ये गलत बात है। खाली 500 रुपए खर्च होंगे, दोनों टाइप की किताब खरीद दो, बात खत्म। एक बार खरीद दो, हो जाएंगे हमेशा के लिए, बच्चे ही पढ़ लेंगे वही वाली, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ध्यान रखना है, और पढ़ाई मेहनत से करनी, बहाने नहीं बनाने। बहाने तो बहुत होंगे आपके पास कि ये नहीं वो नहीं, मैंने 1000 बार कहा है कि अगर इस बच्चे को पढ़ाई करना है तो उसके पास एक भी बहाना नहीं होना चाहिए कि लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सिस्टम नहीं है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग डेली कोचिंग हो और डेली मेहनत से पढ़ाई करो। चलो उसके बाद मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है बेटा, चलो तो हो गया, ठीक है बेटा। बाहर